नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार साथियों। जैसा कि आपको पता है, संविधान लाइव यात्रा पहुंच चुकी है अनूपपुर और हमारे साथ है जनक राठौर जी। जनक राठौर जी ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए इनसे जानते हैं किसान संबंधी मुद्दों को, समस्याओं को और ढेर सारी बात। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस समय किसानों के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, इस एरिया में किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिंचाई की समस्या है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम औसत सिंचाई मध्य प्रदेश में 50% कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग एक ऐसा संभाग है जो पूरे समूचे प्रदेश में सबसे कम सिंचाई वाला संभाग है, और उसमें शहडोल संभाग का अनूपपुर ज़िला सबसे कम सिंचाई वाला ज़िला है। अगर हम देखें, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 50% ज़मीनों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करा चुके हैं, दूसरी तरफ अनूपपुर ज़िले के पुष्पराजगढ़ एरिया में 2% भी सिंचाई नहीं है, कोतमा क्षेत्र में भी 2% सिंचाई नहीं है। अनूपपुर समूचे ज़िले के अंदर औसत 8 से 10% सिंचाई है, लेकिन सरकार आज तक सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई समुचित कदम पूरे शहडोल संभाग में नहीं उठाया। अगर हम देखें तो यहाँ जो है सोन और नर्मदा नदी यहीं से निकलती हैं, और इनके पानी से समूचा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और नर्मदा के पानी से गुजरात के बड़े हिस्से में सिंचाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ का मुख्य समस्या सिंचाई है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो अनूपपुर ज़िले और शहडोल संभाग के लोगों को यहीं जो है अपने फसल का ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, और यहाँ जो मज़दूरों का और किसानों का पलायन हो रहा है वो रुक सकता है। तो ये मुख्य समस्या है। और दूसरा ये समस्या है कि जब हम कोई फसल किसान पैदा करते हैं तो उनके फसल का सही दाम नहीं मिलता, MSP नहीं मिलती। किसान मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, लेकिन आज तक इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी फसल किसान पैदा कर रहा है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार दे। और ये देने की बात नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी सरकार ने ये मान चुका है कि ये फौरी ज़रूरत है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन में ये लिखित आश्वासन दिया, और उसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन प्रथम चरण में ख़त्म भी हुआ 1 साल बाद। लेकिन आज तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देने के सवाल पर कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए दूसरे चरण में भी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रही है, और ये देशव्यापी समस्या है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो है इस पर सरकार कदम उठाए। किसान लड़ ही रहे हैं। और तीसरी जो किसानों की जो समस्या है वो ये है कि एक तरफ सरकार जो है बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर रही है, या उन्होंने जो पैसा लिया है उसको जो है माफ़ कर रही है, लेकिन हम किसानों के कुछ जो कर्जे हैं, किसी का 50,000, किसी के 1 लाख, किसी का 2 लाख, इसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि किसानों का कर्जा भी माफ़ होना चाहिए। और इस पर भी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन में उन्होंने प्रॉमिस किया था और लिखित प्रॉमिस किया था कि आप आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, हम किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। तो ये मुख्य समस्या है। इन मुद्दों पर एजिटेशन भी पूरे देश के अंदर चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि किसानों का संघर्ष जो चल रहा है उससे ये लड़ाई किसान जीतेंगे। सर, अभी आपने एस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, वो हरित क्रांति का पूरा दौर। अगर रिपोर्ट के बारे में आप कुछ बता सके, की पॉइंट जो उसमें दिए हों। देखिए, एस स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट उस दौर में मतलब हमारे देश में आया यूपीए गवर्नमेंट के समय, अगर आप देखें तो उसके पहले हमारे देश के अंदर किसानों के अंदर आत्महत्या का दौर बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। लाखों किसानों ने महाराष्ट्र के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर, समूचे देश के अंदर आत्महत्या कर रहे थे, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो रहा था, उसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। और
हमारे बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि हमारे देश के अंदर जिस रेशियो से महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उस रेशियो से किसान उत्पादित फसलों की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। अगर हम 50 साल पहले जाएं तो इस देश के अंदर गेहूं प्रति क्विंटल 100 रुपये किलो था, और आज हमारे देश के अंदर गेहूं 2100 रुपये क्विंटल है। अगर हम 50 साल में हमारे कृषि उत्पाद की कीमतें 21 गुना बढ़ी, लेकिन दूसरी चीज़ों की कीमतें 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो जो हमारे यहाँ 4th क्लास कर्मचारी था 50 साल पहले, उसको 100 रुपये वेतन मिल रहे थे, आज उसको कम से कम 40,000 रुपये वेतन मिल रहे हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्मचारियों का वेतन 1st क्लास का तो 400 से 500 गुना बढ़ा है, 4th क्लास का भी, 3rd क्लास का भी जो है 200 से 250 गुना बढ़ा है। महंगाई और मुद्रास्फीति भी जो है 150 से 200 गुना बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम भी 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत मात्र 21 गुना बढ़ा। आज से 50 साल पहले ये कहा जाता था कि सबसे अच्छा खेती है, सर्वोत्तम खेती की बात कहा गया था, लेकिन आज कोई आदमी जो किसान है वो खेती नहीं कर रहा है, खेती को छोड़ रहा है, क्योंकि आज खेती जो है घाटे का सौदा हो गया है। ऐसे समय पर हमारे देश के अंदर जो कृषि वैज्ञानिक हैं और देश के किसानों के हमदर्द हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर उस वक्त के चुने गए थे, उन्होंने सरकार से मांग की थी कि किसानों की जो आत्महत्या है उसको रोकने के लिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कृषि उत्पाद को लाभ का धंधा बनाने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक है। तब यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और वो कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट भी दे दिया था कि इस तरीके से हमारे देश के अंदर खेती को बचाया जा सकता है और कृषि संकट ख़त्म हो सकता है। उसमें यह था कि जो कृषि उत्पाद हैं उनका लागत का 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारी जो फसलें हैं उसमें लागत मूल्य भी हमें नहीं मिल रहा है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उसका 1.5 गुना होना चाहिए, तभी किसान जिंदा रह सकता है। इस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। रिपोर्ट के बाद भी, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर सरकार जो है कोई कदम उठाए। सर, अभी जब हम आ रहे थे भोपाल से पिपरिया सिवनी ये सब होते हुए, तो हमने एक चीज़ देखी और सुनी भी कि मक्के की खेती जैसे 2000 के बाद बहुत तेज़ी से सोयाबीन की खेती बहुत तेज़ी से शुरू हुई थी, पर वो अचानक से फिर गायब भी हो गई। अभी सोयाबीन खेती हमने पूरे रास्ते में जिससे बात की और जिससे सुना, पता चला सोयाबीन खेती बहुत कम हो गई। तो क्या कारण है उसके? देखिए, आज के समय में जैसे अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ अनूपपुर ज़िला है, यहाँ धान की खेती होती है। तो यहाँ अगर हम चाहें कि किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो सोयाबीन की खेती करें या जो है दलहन की खेती करें या तिलहन की खेती करें, तो किसान एकदम से नहीं बदलता। किसान जिस खेती को कर रहा है उसी खेती पर वो विश्वास करता है, और वो ज़मीन का एटमॉस्फेयर भी निर्भर करता है। अगर हमारे यहाँ धान के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा है तो हम तिलहन या दलहन पैदा करेंगे या सोयाबीन पैदा करेंगे, तो उसमें हमें नुकसान भी हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हो सकता। तो हमारे प्रोत्साहन के बाद भी वो फसलें नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, अगर आप मालवा के अंदर चले जाइए या आप जो है ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर चले जाइए, तो वहाँ की ज़मीन धान की फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, वहाँ जो है सोयाबीन की फसलों के लिए उपयुक्त है, गेहूँ की फसलों के लिए उपयुक्त है। तो जहाँ की ज़मीन जैसा है और जो है वो उसमें कृषि वैज्ञानिक उसके प्रोडक्शन के लिए जो किसानों को मदद करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उस आधार पर ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी फसलें होगी और कौन सी फसल किसानों के लिए लाभकारी होगा। तो इस पर तय करता है ये। अच्छा सर, एक सवाल ये है, क्योंकि हम जब आ रहे थे नरसिंहपुर में तो हमने वहाँ पे बात की थी इसकी कि जो किसान आंदोलन होते हैं तो उसमें मुख्यतः मतलब पंजाब और हरियाणा इसी साइड के किसान मतलब आते हैं, और जो मध्य प्रदेश, यूपी या बिहार इस जगह के किसान होते हैं वो उतनी मतलब उत्साह के साथ उसमें शामिल नहीं होते हैं। उसका क्या कारण है? देखिए, 2 वजह है इसके। अगर हम देखें तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है धान, गेहूं और दूसरी फसलों का, उन फसलों की ज़्यादा पैदावारी जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इन धान वगैरह की फसलों की जो है पैदावार कम है। गेहूं की है पैदावार, लेकिन उतना नहीं है। अगर हम इसी इलाके में जहां हम रह रहे हैं
वहाँ के किसान जो है जो धान या गेहूँ पैदा करते हैं वो सिर्फ अपने खाने के लिए पैदा करते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो उसको बेचते हैं। 80% किसान जो है बेचने के लिए पैदा ही नहीं करते। तो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि एमएसपी बढ़ भी जाएगा तो हमें इसका क्या लाभ मिलेगा। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान जो है इसको जो है एज ए व्यावसायिक पर्पज़ से जो है इसका प्रोडक्शन करते हैं। अगर एमएसपी नहीं होगा, एमएसपी नहीं बढ़ेगा तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उनका जीविकोपार्जन का ही आधार भी जो है कृषि फसलें हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कृषि फसलें जीविकोपार्जन का आधार नहीं है। हमारे यहाँ वो जो है खेती भी कर रहे हैं और कृषि मजदूरी से भी उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, या अपने आप को पलायन करके दूसरी जगह काम में लगा के वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इसलिए उनको ये लगता है कि इस मूवमेंट से हमको कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों की ज़मीनें भी कम हैं, 2 एकड़ 4 एकड़ हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो प्रोडक्शन भी उस तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए उस मूवमेंट से ये लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। चाहते सब हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, लेकिन ये होगा तो इसमें किसानों को जब लाभ मिलेगा जब यहाँ सिंचाई होगा। अभी हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है लेकिन सिंचाई नहीं है। एक फसल हम ले रहे हैं, कल सूखा पड़ गया तो पूरी फसलें नष्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। वो 5 एकड़ में जो है 200 क्विंटल पैदावार करते हैं। यहाँ 5 एकड़ का किसान 50 क्विंटल भी पैदा नहीं करता। तो इस वजह से मुख्य धारा में यहाँ के किसान नहीं जुड़ पा रहे हैं। जनक भाई, एक मेरी तरफ सवाल है कि मध्य प्रदेश में ज़मीन के भाव कम हैं और जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, जो बड़ा किसान है पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने एमएसपी का फ़ायदा उठाया और वो लगभग 6% के आसपास किसान है पूरे देश की रैयत का। इन लोगों ने वहाँ से जो ज़मीन बेच के आते हैं और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बुंदेलखंड से लेके ये नरसिंहपुर तक के पूरे इलाके में बड़ी बड़ी ज़मीनें पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खरीदी हैं और यहाँ का उत्पादन हरियाणा में एमएसपी के लिए जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश के किसान एमएसपी का उतना लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं? इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी आंकड़े कुछ भी बताएं, लेकिन आप ट्राइबल एरिया में देखिए तो ज़मीनों की सिंचाई नहीं है, और सिंचाई नहीं है तो जो है उस ज़मीन की कीमत भी उस तरीके से नहीं है। वो जो है पंजाब हरियाणा के लोग उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन बेचा और पता चला उनको 50 लाख रुपया मिला, और यहाँ उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन खरीद लिया। वो उनके दिमाग में ये बात है कि कल हम यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कर लेंगे और 5 गुना प्रोडक्शन पैदा कर लेंगे। उसका यूटिलाइज हम जो है उस तरीके से एज ए व्यावसायिक पर्पज़ से हम कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ ज़मीनें कम हो रही है, परिवार बढ़ रहा है, इसलिए उनकी आज ज़रूरत भी है। आप यहीं से 15-20 किलोमीटर दूर वेंकट नगर के पास आप देखिए तो उन्होंने किराए में जो है पंजाब हरियाणा के लोगों ने 50 एकड़ ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन किराए में लेके, और वो जो है टमाटर की खेती कर रहे हैं, दूसरी फसलों की खेती कर रहे हैं, और यहाँ से वो टमाटर जो है जहाँ अच्छा भाव मिल रहा है वहाँ बेच रहे हैं। जब यहाँ टमाटर का भाव 5 रुपये किलो था और किसान जो है टमाटर सड़कों में बेच रहा था, उस समय वो अपना टमाटर को जो है झारखंड में रांची में बेचने जा रहे थे। मैंने उनसे बात किया था, तो वो जो है उनके पास जो है एक वैज्ञानिक तरीके की खेती का अनुभव है। और इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन में या स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। पंजाब और हरियाणा के लोग आके जब यहाँ पे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अलग तरह की खेती कर सकते हैं, ऐसे में ऑल इंडिया किसान सभा की क्या भूमिका है मध्य प्रदेश के किसानों में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने और उनको जो पुराने तरीके हैं उसके हिसाब से भी जो पुराने पारंपरिक बीज हैं उनको बचाने के लिए किस तरह के काम मध्य प्रदेश किसान सभा कर रही है? देखिए, हम लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं और जो है हम ये कह रहे हैं किसानों से कि भाई आप यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क करिए, उनका सेमिनार कराइए और वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन दीजिए। लेकिन क्या है कि यहाँ मैंने कृषि विभाग के भी अधिकारियों से बात किया, जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे भी बात किया। उनका कहना है कि यहाँ इस दिशा में यहाँ के किसानों में वो जागरूकता नहीं है। हम लोग जहाँ हैं, जहाँ हमारा संगठन है, वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको आधुनिक तरीके से जो है वैज्ञानिक खेती की दिशा में प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और हम अनूपपुर के आसपास के आप हर्री बर्री भगतवान चले जाइए, सेंदुरी चले जाइए, मौहरी चले जाइए, जमड़ी चले जाइए, बैरीवान चले जाइए, इन गाँवों में आज जो है कृषि के द्वारा बहुत सारे किसान अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो सिर्फ धान गेहूं पर निर्भर नहीं है, सब्जियों की भी उत्पादन कर रहे हैं, दूसरी फसलों की उत्पादन कर रहे हैं। ज़मीनों को उन्होंने इरिगेटेड किया है अपने दम पर और अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो इस दिशा में प्रयास हो रहा है और जो है कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग को और ज़्यादा किसानों को अवेयरनेस करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेरी तरफ
तरफ से एक अंतिम सवाल ये है कि आपने सिंचाई की समस्या का जिक्र किया। सिंचाई में मध्य प्रदेश में जो रकबा है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी हम नहरों को छोड़कर नहरें ख़त्म करके पाइपलाइन से पानी भेजा जा रहा है, लेकिन इसके लिए एक तरफ बांध बनाए जा रहे हैं। तो बांध की राजनीति का किसान सभा और प्रगतिशील जो भी समुदाय है वो विरोध करता है, लेकिन सिंचाई के लिए वो ज़रूरी भी है। तो इस कंट्रडिक्शन को आप कैसे देखेंगे? सिंचाई की कैसे समस्या हल? देखिए, सिंचाई किसानों की एक महती आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन की समस्या पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम देखें लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में नया संशोधन हुआ, उसके बाद भी सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए वो किसान एजिटेशन कर रहे हैं। अगर उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ भी बांध बन रहा है, तो वो उतना ज़्यादा विरोध नहीं होगा, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। वो सिर्फ ज़मीन एक्वायर करना चाहती है, बांध बनाना चाहती है और उन्हीं के मत्थे छोड़ देना चाहती है, जिससे जो है उन किसानों के सामने जो बड़ी समस्या ये होती है कि जो उनका घर द्वार है, जो ज़मीन है, उनकी खेती पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो उनके पुनर्वास के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, तभी जो है इस दिशा में किसानों का विरोध या विस्थापित का विरोध कम हो सकता है। सर, अगर हमसे कुछ सवाल छूट गए हों या आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो है यहाँ की समस्या और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी किसानों की इशू है उस पर मैंने बात किया है, और एक बात मैं ज़रूर आपसे करना चाहता हूँ कि वो राजनीतिक सवाल है, लेकिन मतलब मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, हमारा ये ट्राइबल एरिया है, इस ट्राइबल एरिया में आप देखिए, सरकार हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है, और हमारे देश में राष्ट्रपति भी जो है द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने बनाया है। लेकिन आप देखिए, ट्राइबल हमेशा से अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत रहा है, और वो संघर्ष आप देखें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक अनूपपुर में ट्राइबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें शिबू सोरेन भी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर ट्राइबल लड़ेगा नहीं, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाएगा नहीं, तो आने वाले दिनों में उनके साथ बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो है आज उन्हीं के जल जंगल ज़मीन को आदिवासियों से बेदखल करने के लिए, अडानी और अंबानी को देने के लिए, बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से हस्ताक्षर करा के, या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों को जो है बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए, वहाँ के जल जंगल ज़मीन को ख़त्म करने के लिए, वहाँ के कोल जो संपदा है उसको अडानी अंबानी को देने के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री बैठाया है, जो आँख मूंद कर जो है सरकार के इशारे पर आदिवासियों के हक के साथ कुठाराघात कर रहा है। हमें लगता है कि इस मुद्दे पर हमें सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ कोई ट्राइबल लीडर अगर आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को बचाने के सवाल पर एजिटेशन करता है, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर शिबू सोरेन ने इस मुद्दे पर आंदोलन चलाया और वहां का आदिवासी उनके साथ जुड़ा, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज बीजेपी सरकार एक ट्राइबल मुख्यमंत्री को जेल में भी डाल रहा है। तो ये आदिवासियों की एक अस्मिता का भी सवाल है, और ये सवाल मुझे लगता है कि एक ट्राइबल इशू पर हमें इस पर बात करना चाहिए, तभी ट्राइबल्स की जल जंगल ज़मीन बच सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जनक राठौर जी, जो ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। संविधान लाइव के साथ ऐसे ही जुड़े रहे, हम ऐसी ही ग्राउंड स्टोरीज, रिपोर्ट, इंटरव्यू आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।